हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 ड्राइंग सब्जेक्ट और इसमें बुक होगी आपकी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। और इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। दोस्तों अगर आपने पहले पढ़ भी लिया है तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार और देखें। और मैं 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये अपना पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपन परिभाषा से। परिभाषा क्या होती है जनसंख्या वृद्धि की? परिभाषा होती है दोस्तों दो निश्चित समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में अगर कोई परिवर्तन आता है, अगर कोई बदलाव आता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं जैसे कि मान लीजिए 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। कितने करोड़ थी? 102 करोड़। 2011 में ये बढ़कर 121 करोड़ हो गई। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अपन भारत की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, एक अपन क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, चलो अपन डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। दो समय बिंदुओं के बीच में, दोस्तों दो समय बिंदु हो गया, एक है आपका 2001 और दूसरा है आपका 2011। दो समय बिंदुओं के बीच में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी विशेष क्षेत्र अपन भारत की बात कर रहे हैं। दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो बदलाव आता है उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए, दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब ये जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। यानी कि भारत की जनसंख्या यहां पर बढ़ी है तो मतलब भारत की धनात्मक वृद्धि हुई है। अगर यहां पर घट जाती तो दोस्तों क्या होता? ऋणात्मक वृद्धि होती, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हो जाती। क्लियर है? तो ये परिभाषा हुई आपकी। अब बात करते हैं सूत्र की। दोस्तों सूत्र जो है वो अपन इसके 3 देखेंगे। कौन कौन से? वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। वृद्धि दर क्या होती है? दर मतलब प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 में से व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? परसेंटेज में से व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। दोस्तों वर्तमान वर्ष की जनसंख्या जो अपने पास में लास्ट जनगणना है वही अपन वर्तमान वर्ष मानेंगे, और अपने पास में जनगणना है 2011 की। तो वर्तमान वर्ष की जनसंख्या क्या होगी दोस्तों? 121 करोड़ हो गई, माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या। दोस्तों बेस मानेंगे ना, पीछे वाला एक वर्ष भी बेस मानेंगे, यानी कि किस समय से किस समय के अपन जनसंख्या वृद्धि दर निकाल रहे हैं तो एक पीछे वाला वर्ष मानेंगे जिसे अपन आधार वर्ष कहेंगे। तो वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या बटा आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100। अच्छा चलो मैं सूत्र में अप्लाई करते हैं इसको। तो सूत्र में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वर्तमान वर्ष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 121 माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या कितनी है? 102 बटा आधार वर्ष की जनसंख्या कितनी है? 102 इंटू 100। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका 17.04%। ये अपने देश की क्या है? 10 की वृद्धि दर है। दोस्तों कितनी वृद्धि दर? 10 की। क्यों? 10 वर्षों की निकालिए ना अपन ने, 2001 से लेकर 2011 के बीच की निकालिए तो 10 वर्षों की हो गई। अगर एक वर्ष की निकालनी होती तो अपन इसमें क्या कर देंगे? 17.4 में 10 का भाग दे देंगे तो एक वर्ष की निकल के आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? 1.7 के समथिंग आ जाएगी। अगर 10 की वृद्धि दर होती है वो 10 वर्षों की होती है और वार्षिक वृद्धि दर 1 वर्ष की होती है। तो ये सूत्र हो गया आपका, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या बटा आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100। ये तो क्या है? प्रतिशत में यानी कि दर में व्यक्त करने वाला सूत्र है। आगे देखते हैं प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अब एक बार समझ लेते हैं। प्राकृतिक वृद्धि में जन्म माइनस मृत्यु, कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने बच्चों का जन्म हुआ है, उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, वही क्या हो जाती है? प्राकृतिक वृद्धि। अच्छा वास्तविक वृद्धि क्या होती है? वास्तविक वृद्धि होती है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अच्छा इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस आगे करेंगे। अच्छा मैं किसी गांव का अगर उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए कोई गांव है जिसका नाम है कै। क्या गांव है? कै।
उस गांव में जनसंख्या यानी कि 50 बच्चे क्या है जन्मे हैं, इनका बर्थ हुआ है, 30 लोगों की डेथ हुई है। क्या हुई है दोस्तों? डेथ हुई है। और 4 लोग दूसरे गांव से आकर बस गए, 4 लोग दूसरे गांव से आकर बस गए और इस गांव से निकल गए 5 लोग। कितने लोग निकल गए? 5 लोग, यानी कि उनका उत्प्रवास हो गया, वो इस गांव को छोड़कर चले गए। अच्छा, प्राकृतिक वृद्धि निकालेंगे तो क्या करेंगे? प्राकृतिक वृद्धि में अपन क्या करेंगे? 50 - 30 = 20 प्राकृतिक वृद्धि। लेकिन वास्तविक वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे? 50 - 30 तो अपन ने किए ही, फिर इसमें जोड़ देंगे जो लोग आए थे, यानी कि +4 और घटा देंगे जो लोग चले गए -5। इस तरीके से वास्तविक वृद्धि ज्ञात की जाती है। मतलब कहने का इनका यह है कि अगर मानव का इंटरफेयर नहीं हो रहा है, अगर प्रकृति से ही जन्म और मृत्यु, ये मानते हैं कि जन्म और मृत्यु प्रकृति के हाथ में नेचुरल है, ये तो अपन भी जानते हैं कि जन्म और मृत्यु प्राकृतिक है। अगर जन्म और मृत्यु का ही अपन रेशियो लेते हैं तो वो तो प्राकृतिक वृद्धि दर हो जाती है। लेकिन जब मानव पलायन करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं जाते हैं, तो वो फिर उनको भी अगर जोड़ा जाए घटाया जाए तो क्या होगा? फिर वो वास्तविक वृद्धि हो जाती है। यानी कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास, मतलब कि दूसरी जगह से आ रहे हैं, माइनस उत्प्रवास यानी कि यहां से जा रहे हैं, तो जा रहे हैं उनको घटा देंगे, जो आ रहे हैं उनको जोड़ देंगे। ये तीनों सूत्र हो गए आपके जनसंख्या वृद्धि दर के। अब आगे देखते हैं कि ये जो जनसंख्या में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, क्यों होती है भाई? किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में बदलाव क्यों आता है? तो ये बदलाव आने के या जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं दोस्तों। या तो बच्चों का जन्म होता है तब जनसंख्या परिवर्तित होती है, या किसी की मृत्यु होती है तब जनसंख्या में बदलाव आता है, या फिर लोग प्रवास कर जाते हैं, यानी कि उस गांव को छोड़कर चले गए या दूसरे गांव से उस गांव में आकर बस गए, तो उस गांव की जनसंख्या में बदलाव आ जाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हुए दोस्तों? 3। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु और प्रवास। चलो एक एक घटक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जन्म दर। जन्म दर जिसे CBR भी कहते हैं, असोदित जन्म दर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? असोदित जन्म दर भी कहते हैं। क्या किसे कहते हैं जन्म दर? प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर, और प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर। क्लियर सा है, देखो याद, ज्यादा लोड नहीं दिया। किसी क्षेत्र की अपन जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में 1000 लोगों में कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है, तो वो तो जन्म दर कहलाएगी। और उसी क्षेत्र में कितने लोग मारे गए हैं प्रति 1000 जनसंख्या पर, तो वो क्या हो जाएगी? मृत्यु दर हो जाएगी। तो जन्म दर क्या है? प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। सूत्र क्या होगा? किसी वर्ष विशेष के मध्य की जनसंख्या, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटा उस वर्ष में के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000, क्योंकि अपन प्रति 1000 पर कर रहे हैं ना, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। अब देखो मृत्यु दर, प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की लोगों की संख्या, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जन्म दर में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1000 पर, और मृत्यु दर में मरने वाले लोगों की संख्या 1000 पर, तो वो क्या होती है? जन्म दर और मृत्यु दर हो जाती है। मृत्यु दर का सूत्र क्या होता है? वही किसी वर्ष विशेष में मरने वाले लोगों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। तो 2 कारक तो ये हो गए जनसंख्या में बदलाव लाने के, जन्म दर और मृत्यु दर। क्लियर है दोस्तों? तीसरा आता है आपका प्रवास। प्रवास भी जनसंख्या में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। कैसे लाता है? क्योंकि जब व्यक्ति अपनी जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है, तो वो दोनों जगह के क्षेत्रों में जनसंख्या में बदलाव करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका गांव ये है, एक दूसरा गांव यहाँ है, यहाँ से व्यक्ति छोड़कर अपने इस गांव को इस गांव में जा रहा है, तो यहाँ भी परिवर्तन होगा, यहाँ भी लोग कम हो जाएंगे, एक जनसंख्या कम हो जाएगी, और इधर क्या होगा? एक बढ़ जाएगा। तो प्रवास भी जनसंख्या को क्या करता है? परिवर्तित करता है, बदलता है। अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रवास कहलाता है।
अच्छा, कुछ शब्द आते हैं इसमें, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान। देखो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान क्या होता है दोस्तों, देखिए दो क्षेत्र है, एक है आपका ये वाला कै गांव और एक है आपका कौन सा, खे गांव। दो गांव है, यहां से कोई व्यक्ति यहां जा रहा है तो ये क्षेत्र तो क्या हो गया, उसने छोड़ा है ना, तो ये क्या हो गया, उद्गम क्षेत्र। क्या हो गया दोस्तों, उद्गम क्षेत्र। और कहां पे जा रहा है, ये क्षेत्र इसका हो गया गंतव्य क्षेत्र। तो गंतव्य क्षेत्र तो हो गया ख और उद्गम क्षेत्र हो गया कै। समझ गए आप लोग। इसी व्यक्ति को यहां पर इस व्यक्ति का क्या हुआ है, उत्प्रवास हुआ है, क्योंकि जिस जगह वो छोड़कर जाएगा वो छोड़ी हुई जगह क्या होगी, उद्गम होगी। और जहां पे वो जा रहा है यानी कि जिस जगह पे वो आ रहा है, उसका आगमन हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा, आप्रवास हो जाएगा। तो उद्गम स्थान और उत्प्रवास छोड़ने वाला, और गंतव्य स्थान और आप्रवास आने वाला। क्लियर है दोस्तों। तीसरा, आगे चलते हैं इसी में। अच्छा, लोग अपनी जगह को छोड़कर क्यों जाते हैं, क्यों दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। हो सकता है उस स्थान पर उसको शिक्षा न मिल रही हो सकता है उसको वहां पर चिकित्सा न मिल रही हो सकता है वहां पर चोरी डकैती का डर हो, या फिर यह भी हो सकता है कि जो फैसिलिटी इस स्थान पे है उससे ज्यादा फैसिलिटी दूसरे स्थान पे हो, है ना। तो जो भी कारण है, इन सब कारणों को अपन दो अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक कौन सा होगा, प्रतिकर्ष कारक, और दूसरा कौन सा होगा, अपकर्ष कारक। अच्छा दोस्तों, प्रतिकर्ष कारक कौन से होंगे, दो अलग अलग बना दिए अपन ने, एक प्रतिकर्ष होता है, दूसरा अपकर्ष होता है, जिसकी वजह से लोग अपना जन्म स्थान छोड़ते हैं। प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, चोरी डकैती, राजनीतिक उपद्रव, बाढ़ का आना, भूकंप का आना। ये सब ऐसे कारक है जो लोगों को अपना जन्म स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं। दूसरे अपकर्ष कारक वे होते हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि जहां पे रोजगार हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चिकित्सा सुविधाएं हो, आधुनिक सुविधाएं हो, बेहतर सुविधाएं हो, तो लोग वहां पर आकर्षित होकर जाते हैं। जैसे कि अपन ने देखा कि बिहार से सबसे ज्यादा लोग उत्प्रवास करते हैं, वहां से लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पर जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जाते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे सबसे ज्यादा अवसर है। तो ये कारण है दोस्तों, एक प्रतिकर्ष कारक और दूसरे अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक छुड़वाने के कारण बनते हैं, अपकर्ष कारक आकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं, प्रतिकूल जलवायु, चोरी डकैती, बेरोजगारी, बाढ़, भूकंप, ये सब है। अपकर्ष कारक कौन से हैं, अनुकूल जलवायु, सुरक्षा, शिक्षा, बेहतर अवसर, ये सब क्या है, अपकर्ष कारक है। तो ये कारण हो गए दोस्तों। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, मतलब जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो किस काल में, किस स्तर से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले अपन बात करते हैं ईसा के प्रारंभ होने पर, यानी जब ईसवी सन लागू हुई, जब ईसा मसीह के बाद में पहली शताब्दी जब चली, तब विश्व की टोटल जनसंख्या 30 करोड़ थी। बहुत कम दोस्तों, 30 करोड़ जनसंख्या थी। और यही जनसंख्या 1750 में बढ़कर 55 करोड़ हुई, और वर्तमान में इसी जनसंख्या कुछ 714 करोड़ के रूप में गणना इसकी की गई है। यानी कि वर्तमान में विश्व की टोटल जनसंख्या 714 करोड़ है। अंदाजा लगाइए दोस्तों, 1750 में विश्व की जनसंख्या सिर्फ 55 करोड़ थी, जो वर्तमान में 714 करोड़ है। कितनी बढ़ चुकी है, यानी कि 2 गुना होने का समय अगर देखें तो शुरुआती 10 लाख होने में बहुत ज्यादा समय लगा था, 1 करोड़ वर्ष लग गए थे, शुरुआती 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष लग गए थे। लेकिन इसी जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में सिर्फ 12 वर्ष का समय लगा। यानी कि प्रारंभिक समय में जनसंख्या 2 गुना होने में बहुत अधिक समय ले रही थी, लेकिन बाद में जनसंख्या में इस तरीके से विस्फोट हुआ, इस तरीके से वृद्धि हुई कि जनसंख्या अपनी 2 गुना होने का समय कम होता जा रहा है। यानी कि जनसंख्या अपनी 2 गुना होने में बहुत कम समय ले रही है। 2 गुना होने का मतलब है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि जो जनसंख्या है उसका जस्ट डबल कितने समय में हो रही है। मतलब जैसे कि किसी प्रदेश की जनसंख्या 1 लाख है तो वो 2 लाख होने में कितना समय ले रही है, वही क्या होता है, जनसंख्या 2 गुना होने का समय होता है।
इसके बाद में देखिए जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप। ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, क्या सभी कॉन्टिनेंट में समान रूप से बढ़ रही है, सभी महाद्वीपों में समान रूप से बढ़ रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ रही है वो हर महाद्वीप में अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। दोस्तों विश्व के विकसित जो देश है वो अपनी जनसंख्या को 2 गुना होने में अधिक समय लगा रहे हैं, जबकि विकासशील और अल्प विकसित देश अपनी जनसंख्या को डबल करने में बहुत कम समय लगा रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं विश्व की औसतन जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% है। कितनी है दोस्तों? 1.2% विश्व की औसतन जनसंख्या वृद्धि दर है, लेकिन सर्वाधिक अफ्रीका की है 2.6% और न्यूनतम 0.1% यूरोप की है। सबसे कम यूरोप की है 0.1%, सर्वाधिक अफ्रीका की है 2.6% और विश्व की है 1.2%। अगर अपन देखें कि 1.2% वार्षिक वृद्धि हो रही है विश्व की जनसंख्या में, तो सर बहुत कम हो रही है। नहीं भाई, ये बहुत कम नहीं है, क्योंकि इस 1.2 को जब इतनी बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जाता है तो आंकड़ा कुछ और ही निकल के आता है। ओके दोस्तों, तो मतलब ये है कि 1.2 जनसंख्या अपने को भले ही थोड़ी दिखती हो, लेकिन जब विशाल जनसमूह पे इसे लागू किया जाता है तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है, 2 मुख्य रूप से कारण माने जाते हैं, एक विज्ञान, दूसरा प्रौद्योगिकी। विज्ञान कैसे है दोस्तों? विज्ञान ने कई नए प्रकार के इनोवेशन करिए, नई प्रकार की बीमारियों की खोज की, उनका इलाज किया, उनका ट्रीटमेंट किया, उनके टीकाकरण आए, जिसकी वजह से पहले क्या था, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, लेकिन इलाज नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, इसी वजह से जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही थी। जैसे ही इलाज आया, महामारियों और रोगों पर नियंत्रण होने लगा, तो जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि प्रारंभ हुई। ऐसा ही प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। कैसे की है दोस्तों? प्रौद्योगिकी यानी कि उद्योगों में कई प्रकार के यंत्र बनने लग गए, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ, साथ ही कृषिगत उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। और जब कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ तो लोगों का लाइफ स्टाइल उच्च हो गया, लोगों का जीवन जो है आरामदायक हो गया, और आरामदायक जीवन होने की वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है दोस्तों। अच्छा, प्रभाव क्या पड़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के? तो सबसे पहले दोस्तों संसाधनों पर जनसंख्या का प्रेशर बढ़ जाएगा, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा। जो संसाधन पहले उस जनसंख्या का पोषण कर रहे थे, अब जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वे संसाधन अब जनसंख्या का पोषण करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जल प्राचीन समय में देखें तो इसकी कुछ भी कमी नहीं थी, क्योंकि जितना संसाधन था उतने ही लोग थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी, जल उतना ही रहा, तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो जल की मात्रा है ये कम होती गई, और अब ये जो जल है ये लोगों का पोषण करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। तो संसाधनों पर अगर जनसंख्या का दबाव पड़ता है तो संसाधन जो है जनसंख्या का पोषण करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ेंगे? बढ़ती हुई बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां बढ़ जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, दरिद्रता, कई प्रकार की समस्याओं की जो जड़ है मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि ही है। दोस्तों भारत जो है जनसंख्या वृद्धि में बहुत आगे है, इसलिए भारत में कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का अपना ये टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। आई थिंक आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ भी ली है तो एक बार जरूर रिवाइज के तौर पर इसे पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर ज्योग्राफी एग्जामिनेशन के लिए। ओके दोस्तों, अगर आपको पसंद आया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपका ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत कम समय में एक रिविजन के तौर पर आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।